जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं? उम्मीद करूंगा बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। आरती सिंह, अजय सिंह, अरविंदपुरी, जिग्नेश जिग्नेश गुड़िया, विकास यदुवंशी, सूरज सिंह, लवली, अप्सरा, सुजीत, रोहित, कविता, प्रगति, करण, अभिषेक, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है, एकदम दिल से स्वागत है प्यारे बच्चे जीएस के प्रैक्टिस नंबर 5 में। उम्मीद करूंगा पिछली 4 क्लासेस आपके प्यारे बच्चे फिंगर टिप्स होंगी, और अगर नहीं है फिंगर टिप्स तो करें। जो बच्चा आज इस सेट से जुड़ रहा है मैं उससे उम्मीद करूंगा कि आप लाइव क्लास लेते रहें, लेकिन पिछली जो क्लासेस मैं करा चुका हूं उनको आप खत्म करते रहें, ठीक है। अगर आपके पीछे की कोई क्लास छूटी हुई है इन 4 प्रैक्टिस सेट में तो आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए, क्योंकि जीएस में हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं, हम एक क्रम से चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक क्रम से जो मैंने आपको एक वादा किया कि आपको बच्चे, अगर हम बात करें पेड क्लासेस भी आप कहीं से पढ़ रहे हैं या पहले कभी पढ़े हुए हैं, उस सब से भी एक बेहतर निचोड़ निकल करके आएगा। तो अभी शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? किसको नंद वंश का अंतिम शासक आप कहेंगे? घनानंद को, पांडुका को, गोविशाणक को, या फिर केवर्त को कहेंगे? ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक आप कहेंगे भैया जी कौन है? धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? धनानंद। अच्छा, ये जो नंद वंश था ये कौन से महाजनपद में आपका शासन करता था? कौन से महाजनपद में? 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद पे इन्होंने शासन किया? तो आप कहेंगे भैया जी ये थे मगध पर, ठीक है। और मगध पर प्यारे बच्चे मैंने आपको 4 वंश बताए, क्रम बता दो फटाफट से। कौन कौन से? बोलेंगे HSNM, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ सनम, ऐसे बोल लो, या हसना मना, क्या बोलोगे भैया? पहला वंश है आपका हर्यक वंश, ठीक है। और दूसरा वंश था आपका शिशुनाग वंश, तीसरा वंश था प्यारे बच्चे नंद वंश, और चौथा था मौर्य वंश। यानी नंद वंश तक आप पढ़ चुके थे क्लासेस, ठीक है। हर्यक वंश की बात करें, संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चे? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। और शिशुनाग वंश के कौन थे? आपका खुद शिशुनाग। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे महापदम नंद थे जी। कौन थे? महापदम नंद थे, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत? और यहाँ आपका क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो कौन नंदवंश का अंतिम शासक है? तो नंदवंश के संस्थापक तो महापदम नंद थे, लेकिन अंतिम शासक कौन है? वो धनानंद है। धनानंद को हम किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे? इसका अन्य नाम मुझे बताएं आप लोग, और क्या क्या नाम से आप जानते हैं? तो धनानंद के जो नाम है उन नामों में इसका नाम आता है अग्रमीज। क्या बोलेंगे? अग्रमीज नाम से। और साथ में आपका जेंद्रमीज नाम से किसको जाना गया है? अग्रमीज और जेंद्रमीज नाम से जाना गया है आपका किसको? आप कहेंगे धनानंद को जाना गया है। सिकंदर का आक्रमण किसके समय हुआ भारत में? सिकंदर का आक्रमण, और सिकंदर का आक्रमण प्यारे बच्चे जो हुआ वो आप कहेंगे भैया जी धनानंद के समय पर हुआ। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात आप मुझे बता दें जो क्वेश्चन है, क्योंकि नंदवंश का संस्थापक कौन था आपका? महापदम नंद। महापदम नंद के अन्य नाम कौन कौन से हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? बोलेंगे भैया एक बार इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे भैया एक तो सर्व छांतक हो गया, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। एक राट इसी को कहा गया, एक राट। भार्गव इसी को कहा गया, क्या कहा गया? इसी को भार्गव कहा गया। दूसरा परशुराम, इसको खुद ने कहा, क्या बोलेंगे? अपरो परशुराम। क्या बोला? भगवान परशुराम जी का दूसरा अवतार खुद को कहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इसकी कलिंग विजय। क्या बोलेंगे? ये भी नोट करना आप लोग कि महापदम नंद का जो कलिंग विजय का उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है? वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। क्या बोलेंगे? हाथी गुम्फा स्क्रिप्चर जो है आपका, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो महापद्म नंद ने कहा कलिंग को जीता, इसका उल्लेख कहां से मिलेगा हमको? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। अब प्यारे बच्चे यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये किसने जारी कराया था, किसने लिखवाया था? तो याद रख लेना, हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग के ही शासक थे खारवेल, इन्होंने जारी कराया। और किस भाषा में? तो प्यारे बच्चे प्राकृत भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया। एक बार सारे बोल दो, क्या बोलेंगे? प्राकृत भाषा में लिखा गया है आपका कौन सा? आप कहेंगे भैया हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। कभी नहीं भूलेंगे इस बात को। प्रश्न संख्या 2 है,
शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अब मैं आपके लिए एक प्रश्न में तो रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, और एक प्रश्न लेकर के आऊंगा आपको नया, जो आपको मॉडर्न से जोड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री के मॉडर्न से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी? बोलेंगे भैया, या फिर महात्मा गांधी? सभी बच्चों का विकल्प आता हुआ, सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आता हुआ है हमारा क्या? महात्मा गांधी जी, और एकदम गलत उत्तर है। अब क्या कहोगे? अरे भैया, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, सत्याग्रह महात्मा गांधी, सत्याग्रह महात्मा गांधी, गलत क्यों बता रहे हैं? तो गलत प्यारे मेरे दोस्त इसलिए है क्योंकि गांधी जी से भी पहले शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो वो आप कहेंगे अरविंद घोष हैं। क्या बोलेंगे? अरविंद घोष हैं। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे प्यारे बच्चे। माता पिता ने कोशिश की, विदेश में शिक्षा प्राप्त की कि ये भारत की इस जो आजादी की लड़ाई है इससे दूर रहें, लेकिन लगातार भारत के प्यारे बच्चे बोलते हैं कि जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो इनका सिद्धांत कब का है? ये 1905 का है, जब बंगाल विभाजन के विरोध में क्या चला था? हमारा स्वदेशी आंदोलन चला था। क्या चला था? स्वदेशी आंदोलन चला था। किसके? बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। किसके विरोध में चला था स्वदेशी आंदोलन? तो आप हमेशा याद रखेंगे, बंगाल विभाजन के विरोध में भैया जी चला था, बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। और आईसीएस परीक्षा पास इन्होंने भी की थी सुभाष चंद्र बोस जी की तरह। लेकिन अरविंदो घोष की सबसे महत्वपूर्ण काम है इनकी रचनाएं। तो आप लोग इनकी बुक्स याद रख लेना। क्या बोलेंगे? लेटर्स ऑन योगा। क्या बोलेंगे? लेटर्स ऑन योगा। योग के ऊपर इन्होंने कुछ पत्र लिखे आपके, ठीक है। और प्यारे बच्चे, द मदर रचना किसकी है? द मदर रचना अरविंदो घोष की है। और फ्यूचर पोएट्री रचना किसकी है? क्या बोलेंगे? फ्यूचर पोएट्री रचना किसकी है? तो आप कहेंगे वो हमारी अरविंदो घोष जी की है। किसकी है? अरविंदो घोष जी की है। अरविंदो घोष को प्यारे बच्चे एक हम जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, अलीपुर केस के लिए। किसके लिए? अलीपुर षड्यंत्र के लिए हमको जानते हैं, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी जिसको हम कहेंगे। इसी अलीपुर षड्यंत्र को भारत के इतिहास में कहा गया है मुरारी पुकुर, क्योंकि इस जगह से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। मुरारी पुकुर, या इसी को इन्होंने कहा है आपका मणिकोटला बम कांड। क्या बोलेंगे? मणिकोटला बम कांड, ठीक है। तो ये किससे से रिलेटेड है आपका? ये है अरविंदो घोष की गिरफ्तारी से रिलेटेड। कितने लोग थे ये? इनके साथ 38 अन्य लोग भी शामिल थे। क्या बोलेंगे? 38 अन्य लोगों पर यह मुकदमा चला है, अलीपुर षड्यंत्र केस। क्योंकि इन्होंने, प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊं, आप लोग समझते होंगे कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और रद्द बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1911 में। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने रद्द नहीं कर दिया था। अनुशीलन समिति, वो किनके आदर्शों पर? इनके आदर्शों पर काम करते हुए उन्होंने दबाव बनाया। बहुत सारी हत्याएं अंग्रेजों की हुई। किंग्सफोर्ड जैसे बम, जो आपका जस्टिस आया मुजफ्फरपुर में, उसके ऊपर बम फेंका गया। तब ऐसे षड्यंत्रों के लिए क्या चला इनके ऊपर? अलीपुर षड्यंत्र कांड बन चला, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? और उसको मुरारी पुकुर, मणिकोटला बम कांड भी हम कहते हैं। 38 अन्य लोगों पर मुकदमा था अरविंदो घोष जी के अलावा। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के आंदोलनों की। क्या बोलोगे? महात्मा गांधी जी के आंदोलन की क्या क्या? 3 कॉमन क्वेश्चन बताऊंगा, याद रख लेना। नंबर 1, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां पर किया था? ये प्रश्न सत्याग्रह के प्रश्न है। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, कहां पर किया? दूसरा, गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन कहां पर किया? पहला आंदोलन कहां पर किया गांधी जी ने? और तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कहां पर किया? भूख हड़ताल का प्रयोग कहां पर किया? क्या कहेंगे? तो याद रख लेना प्यारे बच्चे, आप कहेंगे कि पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया है प्यारे बच्चे अफ्रीका में, जुलू के युद्ध के दौरान, जब आपका 1906 के आसपास वहां रंग भेद की नीति के लिए वो काम कर रहे थे। पहला आंदोलन आपसे पूछे तो चंपारण है, जो बिहार में था। किसके लिए? नील की खेती के लिए, नील की खेती के खिलाफ में। और नील की खेती में भी प्रणाली थी 3 कठिया प्रणाली, समझाऊंगा किसी दिन इसी क्लास में। 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ। और कहां पर
पर किया था प्यारे बच्चे? बिहार में किया था। पहली बार भूख हड़ताल पूछे तो अहमदाबाद में 1918 में। क्या बोलोगे? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में 1918 में। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। तो अहमदाबाद जो मील थी उसके मजदूरों के लिए किया था पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग। ठीक है, इतनी बात हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 रिक्त स्थान के उन्मूलन से संबंधित है। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 है वो किसके उन्मूलन को बताता है? बोलेंगे अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के, सती प्रथा के बारे में बताता है कि सती प्रथा का अंत होना चाहिए। भैया सती प्रथा का अंत तो 1829 में ही हो गया था, जिसके लिए हमारे राजा राम मोहन राय जी ने, जिन्होंने भारत की आंखें खोली, राजा राम जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। और बेंटिक के समय पर, बेंटिक याद है ना, विलियम बेंटिक, बेंटिक था आपका 1828 से 35 तक, तो इसके समय पर हुआ ये। उपाधियों का अंत हो गया अस्पृश्यता का। उपाधियों का तो भैया जी आर्टिकल 18 में अंत बताया गया है। ठीक है, दास प्रथा, दास प्रथा तो आपकी 1843 में आपका कौन था? एलन ब्रो के समय पर अंत हो गई थी। किसके? एलन ब्रो के समय पर अंत हुई थी। अस्पृश्यता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अस्पृश्यता की बात की गई है, अनटचेबिलिटी की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 17 में। किसमें बात की गई है? आप कहेंगे भैया जी अनुच्छेद 17 में की गई है। कल मैंने आपको बताया भाग 3 किसके बारे में बताता है? आप कहेंगे भैया जी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार बोले या मूल अधिकारों के बारे में बताता है। यही बात थी, मूल अधिकारों के बारे में। मुझे बताएंगे प्यारे बच्चे मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे मूल रूप से कितने अधिकार माने गए हैं आपका? तो पहले 7 हुआ करते थे, अभी मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ये बात भी मैं आपको बता चुका था। अब ध्यान से समझना कौन सा होता है आपका। एक तो होता है समता का अधिकार, समता का अधिकार, और समता के अधिकार बताए गए हैं आर्टिकल आपके 14 से 18 तक। कहां तक? आर्टिकल 14 से 18 तक। फिर प्यारे बच्चे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है 19 से 22 तक। क्या बोलेंगे? 19 से 22 तक। शोषण का अधिकार, कोई शोषण कर रहा है, शोषण का अधिकार जो शोषण के खिलाफ है, मतलब कि क्या बोलेंगे? 23 से 24 तक बताया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसकी स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा। ये किस में बताया गया है प्यारे बच्चे? 23 से 24 हो गया आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का हो जाएगा 25 से 28 हो जाएगा। शिक्षा एवं संस्कृति कहां से कहां तक बताया गया है प्यारे बच्चे आपको? शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार बताया गया है आपको, आप कहेंगे भैया जी वो बताया गया है हमको 29 से 30। एक हुआ करता था हमारा संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, ये होता था आर्टिकल 31 में। और प्यारे बच्चे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या बोलेंगे? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये हुआ करता है हमारा किसमें? आर्टिकल 32 में। ठीक है, ये तो कॉमन बात हुई। अब आप एक बात समझे यहां से बच्चे, यहां समझने की बात क्या है कि ये तो मूल अधिकारों के बारे में एक भैया साधारण बात हुई। क्या संपत्ति का अधिकार अभी है? बोलेंगे भी फटाफट से। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्या बोलेंगे? इसको हटा दिया गया। कब हटाया जी? इसको हटाया 44वें अमेंडमेंट से। 44वां संशोधन हुआ था, संविधान में चेंज किया गया। और 44वां संशोधन 1978 से संपत्ति का जो मूल अधिकार था, जो फंडामेंटल राइट था, उसको खत्म कर दिया गया। अच्छा भैया, फंडामेंटल राइट खत्म करके फिर क्या बना दिया इसको? इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया इसको? कानूनी अधिकार। और इसको पहुंचा दिया गया प्यारे बच्चे किसमें? आपका आर्टिकल 300 के में। यानी आर्टिकल 31 से हटा करके कहां पहुंचा दिया गया इसको? आर्टिकल 300 के या 300 ए बोले आप, यहां पर पहुंचा दिया गया। कभी भी इस बात को गलत ना करें। अब आते हैं हम आर्टिकल आपका 14 पर। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता का अधिकार। क्या बोलेंगे? विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है, समानता के अधिकार की बात करता है। किसकी? विधि के समक्ष समता के अधिकार। ऐसे ही प्यारे बच्चे आर्टिकल 15 कहता है धर्म, ठीक है, धर्म जाति, किसी व्यक्ति से आप उसके धर्म, ऐसे नहीं कि आप हिंदू हैं आप मुसलमान हैं,
किसी की जाति से कि आप इस जाति के हैं, आप इस जाति के हैं। लिंग के आधार पर कि भाई तू लड़की है या तू लड़का है। वंश के आधार पर कि आप इस वंश से, यानी धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया। ऐसे ही प्यारे बच्चे आप किसी प्रकार का भी जो है क्या बोलेंगे, या कोई स्थान से होता है, जैसे स्थान, जन्म स्थान हो गया किसी का, कौन सा स्थान, जन्म स्थान के आधार पर आप कर रहे हैं उससे कोई भेदभाव, तो क्या बोलेंगे, पर भेदभाव नहीं। जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इतनी बात जानते हैं, एक बार थम्स अप कर दें। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप इतनी बातें जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं वही करना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से। मैंने पूछ लिया कि भैया धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता, ये स्टेट की बात है, ये बताई गई है आर्टिकल 15(1) में। राज्य नहीं कर सकता, राज्य मतलब कोई भी राज्य, कोई भी निकाय नहीं कर सकता। लेकिन क्या बोलेंगे, व्यक्ति भी नहीं कर सकता, व्यक्ति भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इन सब के आधार पर यह बात 15(2) में कही गई है। इंपॉर्टेंट है। यानी आप किसी होटल में जाएंगे, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, आप किसी होटल में, होटल से मेरा मतलब है किसी भी पब्लिक प्लेस में, किसी सिनेमा घर में आप गए या किसी मंदिर में आप गए जो सार्वजनिक है, जो सब लोगों के लिए है, तो वहां पर कोई भेदभाव, धर्म के आधार पर आप नहीं रोक सकते, आप इस होटल में नहीं आ सकते। जाति के आधार पर आप इस जाति के हैं, लड़का या लड़की होने के आधार पर आप इस वंश के, आप इस जन्म स्थान से हैं, तो आप कोई रोक नहीं लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो प्रश्न क्या आया, 15(2) तो बताता है किसको, आपका व्यक्ति को, है ना, और यहां पर स्टेट को बताता है। तो राज्य भेदभाव नहीं करेगा, ये 15(1) में बताया गया है, और व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा, व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा, ये दोनों बातों में अंतर है, ये 15(2) में बताया गया। कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे, नेवर। तो राज्य भेदभाव नहीं 15(1), व्यक्ति भेदभाव नहीं, ये 15(2) में बताया गया है। ऐसे ही प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर पर समानता। यानी जब भर्ती निकली तो आपको मौका मिला, नहीं मिला, लोक नियोजन के अवसर पर क्या मिलता है, अवसर पर समानता। तो बोलो प्यारे बच्चे, क्या आपको 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 फॉर्म भरने का मौका मिलेगा सबको या नहीं? बड़े गौर से सोचना। आप कहेंगे भैया हाँ, नौकरी में मौका तो सबको मिलता है, कोई भर्ती आएगी मौका सबको मिलेगा। यही है लोक नियोजन, भर्ती के अवसर पर समानता, यानी कि कोई भी मौका आया सबको मिला। लेकिन क्या इसमें आरक्षण होता है, यस और नो? क्या इसमें आरक्षण होता है भर्ती में, यस और नो? आप कहेंगे हाँ भैया जी आरक्षण होता है। तो भैया जो आरक्षण होता है वो इसी में तो कुछ करना पड़ेगा। तो याद रख लेना, जो 16 का 4 है उसमें SC ST और OBC आरक्षण की बात की गई है। कौन से में? आपका आर्टिकल 16 के चौथे पार्ट में और आर्टिकल 16 के छठे पार्ट में, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन EWS, जो आपका UR वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी है, उसको 10% जो आरक्षण मिलता है उसको EWS हम कहते हैं। तो समझ गए 16(4) में। तो मैं आपसे पूछूं कि SC आरक्षण की बात किस मौलिक अधिकार में की गई है, तो आप कहेंगे 16 के 4 में, OBC 16(4), ST 16(4). मैं पूछूं आपको, अगर मैं बात करूं EWS आरक्षण की बात किस मौलिक अधिकार में की गई है, तो आप क्या कहेंगे? 16(6). प्रॉमिस करो कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। ये मौलिक अधिकारों के लिए कॉमन बात हुई, आर्टिकल 16 तक कभी भूलना नहीं है। अब तक मैं आपको आर्टिकल 16 तक पढ़ा चुका हूं, ठीक है? लगभग 4-5 आर्टिकल ऐसे ही हम बढ़ाते चले जाएंगे इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद रिक्त स्थान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है कि व्यक्ति जो है उसके पास इंटरनेट पहुंचना चाहिए। ये किस में घोषित किया है? 19 के अनुसार, 17 के अनुसार। देखो 14 मैंने आपको अभी बताया, 17 आप जान गए अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी, मेरे घर ये नहीं आ सकता, ये मुझको नहीं छू सकता, छुआछूत का अंत हो गया। अच्छा 21 में क्या है? 21 में आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपके प्राणों की जो स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता। इसमें 21A भी याद रख लेना प्यारे बच्चे, ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को लेकर के है, उनकी शिक्षा को लेकर के है। लेकिन बात आ जाती है आर्टिकल 19 की। किसकी बात आ गई? आर्टिकल 19। अब यहां समझना, जो आर्टिकल 19 है प्यारे बच्चे,
जो आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 कैसी स्वतंत्रता माना गया है आपका? 19 से 22 मानी गई है आपका क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकारों में कौन सा अधिकार है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो प्यारे बच्चे, हम आर्टिकल 19 की बात कर लें जरा। अगर हम बात करने लगे आर्टिकल 19 की, तो बड़े ध्यान से समझना। तो अभी तक समझ गए आर्टिकल 17 तक कोई दिक्कत? अस्पृश्यता का अंत। अब आते हैं हम आर्टिकल 18 पर। पहले मैं 19 से पहले आपको आर्टिकल 18 समझा दूं। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। बोलो, इस बात से कितने बच्चे सहमत हैं? तो आप कहेंगे उपाधियों का अंत होगा, ये आर्टिकल 18 कहता है। लेकिन दो तरह पर यह चीज लागू नहीं होती। एक तो सैन्य उपाधि कोई मिल रही है, मान के चलो परमवीर चक्र मिल रहा है, शौर्य चक्र मिल रहा है, महावीर चक्र मिल रहा है, वीर चक्र मिल रहा है, सेना विशिष्ट पदक मिल रहा है। और दूसरा आपका विद्या संबंधी ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह हो गए, ये सब आपके। तो क्या कहेंगे? आपका साथ में खेल पुरस्कार हो गए। तो ये क्या है? ये सब आपके किसमें? आपके प्रदर्शन के लिए हो गए। इस तरह की उपाधि मिल जाएंगे, जैसे भारत रत्न हो गया। ठीक है, आपसे कोई बोल दे कि भाई किसी और प्रकार का जो उपाधि है वो मिलेगी। विद्या संबंधी उपाधि मिलती है नहीं कि किसी को। अब यहां पर प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है कि आपको ऑक्सफोर्ड से कोई डिग्री मिलेगी, ऑक्सफोर्ड से कोई आपको उपाधि मिली, कोई उपाधि मिली, तो आप उसको ले पाएंगे? यस और नो? मान के चलो बहुत सारे लोगों को जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको उपाधि मिलती रहती है। बोलो भाई फटाफट से। तो बाहर से जो उपाधि आएगी, बाहर से जो उपाधि आएगी उसको आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। आप कहना उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन होगी? कंडीशन होगी हमको परमिशन लेनी होगी। परमिशन कौन साहब करेंगे जी? परमिशन होगी प्रेसिडेंट की, यानी कि राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे? इसके लिए मंजूरी देंगे, तो आप ये उपाधि ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही प्यारे बच्चे आर्टिकल 19 आता है हमारा। आर्टिकल 19, और 19 में बहुत सारे पार्ट हैं आपके। क्या बोलेगा? 19 का 1 जो है उसका ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, और आपका जी हो गया। समझना ध्यान से। आर्टिकल 19 कहता है आप अपनी कोई बात कह सकते हैं, आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आप किसी को चिढ़ा सकते हो, है ना? ऐसे आपने आपने आपका अधिकार है, आप ऐसे जीभ निकाल दो किसी की तरफ, ऐसे कर देते हैं ना, आप किसी की तरफ आपका आंख मत मार देना। तो क्या बोलेंगे? आप अपनी बात कह सकते हैं, कहने की बात है, आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे, वाक और अभिव्यक्ति के साथ साथ में आपको झंडा फहराने का अधिकार है, ये भी वन बताता है। आपको पुतला फूकने का अधिकार है, ये भी वन बताता है आपका, कि आप पुतला फूक सकते हैं। भाई, आपको बोलने के अधिकार के साथ साथ मौन रहने का अधिकार भी है। जैसे आप अपनी बात को रख सकते हो, मैं इस क्लास में ऐसे चुप खड़ा हो जाऊं, मैं कह रहा हूं भाई तुम कुछ भी कमेंट सेक्शन कर लो, मैं नहीं बोलता, तो ये अधिकार भी मेरे पास है। कोई मुझे बुलवा नहीं सकता है इसके लिए कि भाई आपको बोलना ही होगा। तो क्या बोलोगे? कहने का, एक्सप्रेशन का, फ्लैग का, आपका कोई पुतला फूक रहे हैं आप, कोई मौन है, यानी कि राइट टू स्पीक भी मिलता है, आपका राइट टू स्पीक भी मिलेगा, ये बात याद रख लेना। और वन में ही आरटीआई का अधिकार। आरटीआई का पूरा नाम लिखो फटाफट से। तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे, राइट टू इंफॉर्मेशन ये आया था 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था? 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, आरटीआई हो गया आपका, मौन रहने का अधिकार हो गया, और क्या आएगा इसमें आपका? 19(1) में अगर मैं बात करूं मौन के साथ साथ, हाँ, मीडिया का अधिकार। क्या बोलेंगे? मीडिया, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी 19(1) के ए में बताई गई है। 19(1) बी में है, आप प्यारे बच्चे कोई सभा कर सकते हो, लेकिन सभा कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण। ऐसे नहीं है तमंचा वमंचा लेके पहुंच जाओ, तमंचा ले गया कोई, कट्टा लेके चला गया कोई, कोई पिस्टल लेके चला गया, लाठी डंडे लेके आप इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये गलत है। तो आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? सभा कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण होनी चाहिए, शांतिपूर्ण। तीसरा बोले आप संघ बना सकते हो। क्या बना सकते हो? आप संघ बना सकते हो। देश में कहीं भी आप घूम सकते हो। क्या बोले? देश में आप कहीं भी घूम सकते हो, देश में आप कहीं भी बस सकते हो। ठीक है, बसने का अधिकार, ठीक है, घूमने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। 19(f) में था संपत्ति का अधिकार, इसको भैया क्या कर दिया इन्होंने? उड़ा दिया। किससे?
44वें, तो 31वें और 19F में जो था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, ड्रीम सरकारी, मेरे दोस्त लव यू टू। जी में क्या होगा? जी में है आप अपनी आजीविका के लिए कोई व्यवसाय कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई व्यवसाय या कोई बिजनेस आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में। यहां तक की चीजें हमेशा आपको याद होनी चाहिए। इससे आगे बताऊंगा। अब मैंने बोला ये जो घूमना है, ये देख पा रहे हैं आप, ये जो घूमना है ये किस में बताया गया है? तो आप कहना घूमना ये 19(1) के डी में बताया गया, लेकिन कहां? कंट्री में। कहां? कंट्री में, देश में बताया गया है। किसमें? याद कर लेना, देश में बताया गया है। अगर मैं पूछ लूं विदेश में घूमने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? विदेश में घूमने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? देश में नहीं, विदेश में पूछ रहा हूं। आप अपनी पसंद का खा पी सकते हैं भैया। लड़कियां तो ऐसे, तुमने देखा वो पानी पटाखे बनाने वाला हाथ वाथ सब कुछ घोल देता पानी पूरी में, लड़कियां उसको बड़े स्वाद से खाती हैं। तो आप सोचो, इस तरह आप कुछ भी खा सकते हैं। आपको पता है हम लड़के तो बड़ा मतलब क्या बोले, सेलेक्टेड खाते हैं, साफ सुथरी खाते हैं हम, ऐसे उल्टी सीधी चीजें खाते नहीं है। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, अपनी पसंद का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का, ये सब किस में है आपका? ये आर्टिकल 21 में आता है। किस में आता है? ये आपका आर्टिकल 21 में आता है। अब देखो लड़के दूध पीते हैं, आपने देखा लड़कियां दूध को देख करके लड़कियां भाग जाती हैं, एकदम से भाग जाएंगी। ठीक है, लड़कियां जूस नहीं पीती हैं। जूस अब लड़कियों को दो, अगर तुमने बड़ा गिलास जूस दे दिया तो लड़की को मतलब चक्कर भी आ सकते हैं जूस पी के, ऐसा हो जाता है कई बार। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? बताओ भैया, मजाक नहीं कर रहा हूँ प्यारे बच्चे, ये वास्तविकता है। कभी तुम सोचो भैया ये बोलेंगे जी मजाक कर रहा हूँ, नहीं, ये सच है। चलो भाई, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहां पर है? कहें भैया? चपोरा बीच है। चपोरा बीच ये गोवा का है। बीच समझते हो? तुझे अक्सा बीच घूम, ये वाला अक्सा बीच ये महाराष्ट्र का है। दीव का दमन दीव में ये मरीन बीच, ये मरीन बीच कहाँ है प्यारे बच्चे? भैया जी चेन्नई पर है। देखा है आपने बीच कभी? कभी मूवी वगैरह गाने वगैरह में बहुत दिखाते हैं, तो आप कहेंगे भैया वहां जो समुद्र का किनारा है, भू जो जमीन है, जो जमीन है उस जमीन का ये वाला जो हिस्सा है ये समुद्र तट कहलाता है। तो मरीन बीच भारत का सबसे लंबा बीच है और एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। मार्क करके लिख लो, बीच आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको कुछ बीच बता रहा हूं प्यारे बच्चे, जो आप नोट करेंगे, याद रख लेना। मैं आपको पश्चिमी तट के बता देता हूं, वेस्टर्न कोस्ट के, किसी दिन आपको ईस्टर्न कोस्ट के बताऊंगा। तो गुजरात का तीथल मत भूलना। तीथल बीच कहां का प्रसिद्ध है? ये गुजरात का प्रसिद्ध है। ठीक है, डूमस बीच कहां का प्रसिद्ध है? ये गुजरात का प्रसिद्ध है। ठीक है, महाराष्ट्र, आपसे मैं पूछूं महाराष्ट्र के कुछ बीच बताओ, तो अक्सा बीच कभी मत भूलना। क्या कहेंगे? अक्सा बीच, जूहू, और जहां ये रहते हैं ना नालायक सारे बॉलीवुड वाले, ये वर्सोवा, ये बीच, दापोली, ये कहां पर? महाराष्ट्र में। और तीसरा आपका गोवा में, क्या बोलेंगे? अगोंडा बीच। यहां बहुत जनता घूमने जाती है भैया। अगोंडा बीच, वर्का बीच, चपोरा बीच, मैंड्रम बीच। मैंड्रम साल के अंत में लोग पहुंच जाएंगे यहाँ एंजॉय करने। ठीक है, और केरल की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, केरल में कौन से बीच हैं? तो कोवलम और वर्कला। कोवलम और वर्कला बीच कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। कहाँ के हैं? ये केरल के हैं, याद रखेंगे हमेशा। और इससे भी नीचे की तरफ चले अगर तो तमिलनाडु की तरफ, तो तमिलनाडु में है आपका गोल्डन बीच और कन्याकुमारी बीच। कौन सा? कन्याकुमारी बीच। ठीक है, बोलो भी एक बार। गुजरात के तीथल और डूमस याद रखोगे। महाराष्ट्र के अक्सा, जूहू, वर्सोवा, दापोली नहीं भूलने। गोवा के अगोंडा, आपका वर्का, मैंड्रम नहीं भूलने। और प्यारे बच्चे केरल के कोवलम और वर्का नहीं भूलोगे आप। तमिलनाडु का गोल्डन और कन्याकुमारी बिल्कुल नहीं भूलना है। निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या कहेंगे? कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है? चुंबी घाटी हिमाचल प्रदेश में है, मरखा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, याद भी करना है। ठीक है, मलाला घाटी, मलाला घाटी क्या बोलेंगे? ये आपका प्यारे बच्चे
भैया जज के सामने भी मौन रह सकते हैं, ऐसे तो पुलिस के सामने मौन रह जाओगे कि मैं नहीं बता रहा जी, मेरा अधिकार है, ठीक है, तो तुम्हारे अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। वो क्या है, किसी भी सरकारी, ये एक अपराध हो जाएगा, किसी भी सरकारी कारिणी बोले तो, या कोई भी आपका सरकारी काम हो रहा, उसमें अगर आप अड़चन डालते हैं तो आप अपराधी हैं। किसी कार्य में अड़चन नहीं डालनी, आप स्वेच्छा से चुप रह सकते हैं, ऐसा नहीं भैया जज के सामने चुप रह सकते हैं। भैया साइलेंट कहाँ के लोग रहते हैं, साइलेंट रहते हैं पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे तो सब जगह के, लेकिन केरल साक्षरता में ज्यादा है ना, तो याद रख लेना ये 3 घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पिनवैली, पिन घाटी पूछे तो बोलना हिमाचल प्रदेश में है। एक फ्लावर वैली पूछे, फूलों की घाटी पूछे तो लिखना उत्तराखंड में है। कहां पर, उत्तराखंड में। भैया घाटी होता क्या है, कुछ बच्चे सोचेंगे, घाटी होता है प्यारे बच्चे 2 पर्वतों के बीच एक पतला रास्ता, इधर भी पहाड़ी इधर भी पहाड़ी, बीच वाला रास्ता ये क्या है, ये बीच वाला रास्ता घाटी कहलाता है। जैसे भारत की प्रसिद्ध घाटियों में नाम आता है बराक घाटी का। बराक घाटी कहां पर है जी, असम में है। अराकू घाटी भैया जी कहां पर है, अराकू घाटी हमारी कहां पर है, आंध्रा में है। दामोदर घाटी का नाम आप बहुत सुनोगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, दामोदर घाटी का नाम वेस्ट बंगाल में है। दिहिंग घाटी कहां पर है जी, दिहिंग, दिहिंग अरुणाचल में है। कहां पर है, अरुणाचल में स्थित एक घाटी है। कहां पर, अरुणाचल में है। ठीक है जी, आगे आएंगे। कंप्यूटर विज्ञान में एसएमटीपी का विस्तारित रूप क्या है, एसएमटीपी क्या होता है, एसएमटीपी सिंपल मार्कअप ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल या सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एकदम गजब उत्तर है। वो बच्चे थम्स अप कर दो जिन्होंने मुझसे कभी कंप्यूटर पढ़ा हो। ईमेल की बात करते हैं, ईमेल प्यारे बच्चे कब भेजा गया, 1971 में। किसने भेजा था, रो टॉमिल्सन ने। क्या बोलेंगे, रो टॉमिल्सन ने भेजा था, इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ ईमेल। ईमेल के पिताजी हैं ये, फादर ऑफ ईमेल है। अरे तुम मैं कुछ भी पूछ लेता हूं, हर बात पे थम्स अप कर देते हो हैं, क्या बोलोगे, फादर ऑफ ईमेल। लेकिन 1988 में जो मॉडर्न ईमेल है, जो आधुनिक ईमेल है प्यारे बच्चे, ये भेजा था एक भारतीय थे और नाम है शिवा अय्यादुरई। क्या बोलेंगे, शिवा अय्यादुरई। पूछा जाता है कौन भारतीय है जो ईमेल के विकास के लिए जाना जाता है, ईमेल के विकास के लिए। तो ईमेल में प्यारे बच्चे याद रख लेना, जो भेजने के लिए होता है एसएमटीपी, जिसकी फुल फॉर्म अभी मैं आपको बता रहा था, ये ईमेल भेजने के लिए होता है। किसके लिए, ईमेल भेजने के लिए। अब आपने ईमेल तो भेज दिया, इसके बाद क्या होगा, ईमेल रिसीव होगा कि नहीं होगा, होगा। उसके लिए 2 प्रोटोकॉल होते हैं, आई मैप, कौन कौन से, आई मैप एंड पॉप। आई मैप क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये फुल फॉर्म इतनी पूछी जाती है, इंटरनेट कल भी बताई मैंने आपको। देखो भाई ध्यान से, क्या बोलेंगे, आई में या क्या बोलोगे, इंटरनेशनल, क्या बोलोगे इसको, इंटरनेट मैसेज। क्या बोलेंगे, इंटरनेट मैसेज एक्सिस प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे, एक्सिस प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। और ये पॉप क्या होता है, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन याद रख लेना, जो आई मैप होता है ना, ये क्या रिसीव करेगा, ये एक से ज्यादा ईमेल को रिसीव करता है, एक से ज्यादा ईमेल को। और पॉप क्या करेगा, ये एक ईमेल को रिसीव करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी बहुत पूछता है, आपको एक से ज्यादा ईमेल रिसीव करने हैं, मान के चलो आपको 5 ईमेल रिसीव करने हैं, तो कौन से करेंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन में बोल दो, क्या बोलेंगे। 5 ईमेल रिसीव करने के लिए, 5 ईमेल रिसीव करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करोगे। यार बच्चे आप इधर उधर क्वेश्चन मत पूछो कमेंट सेक्शन में। कोई बच्चा पूछ रहा आपको मराठी बोलनी आती है, आप सिर्फ ये तैयार करें जो मैं पूछ रहा हूं। जिस दिन आप इसके अंत में पहुंचोगे ना मेरे दोस्त, तो आप खुद को पाओगे कि कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं थी, बस आप मेहनत करते रहें, बस आप लगन से ईमानदारी से पढ़ते रहें। तो कौन सा करेंगे, आई मैप करोगे जी। नेक्स्ट है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है, मतलब सबसे तेज जाएगी, कौन सा माध्यम है।
कौन सा माध्यम है? तो आप कहेंगे भैया जी सबसे तेज चलती है ठोस में, सॉलिड में, सॉलिड के बाद में फिर लिक्विड में, एंड लिक्विड के बाद में फिर गैस में चलती है। किसमें? सॉलिड में, सॉलिड के बाद फिर लिक्विड में और फिर गैस में। और क्या बोलोगे निर्वात में क्या चल पाएगी? निर्वात में ध्वनि की चाल हो जाती है जीरो, कुछ सुनाई नहीं देगा। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर हम एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं या नहीं। अगर वो तुमको फोन कर दें वहां और कुछ बोलने लग जाए, या फोन नहीं ऐसे ही समझो, तो आप भी बैठे हैं वो भी बैठे हैं, मतलब हमारे भाई साहब भी बैठे हैं ऐसे समझ लो, और तुम दो लोग कुछ बात कर रहे हो, तुमने उनसे कुछ बोला, मतलब बड़े मन से बोला, तो आपकी बात पहुंच पाएगी या नहीं? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि निर्वात में शून्य हो जाती है। ठीक है, और क्या बोलोगे सबसे तेज किस में होगी? ठोस में होगी। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो आप कहेंगे भैया ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल होती है मेरे भैया कितनी? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये कौन महोदय ने नाप के बताया था? लाप्लाक्स ने बताया। और कितनी बार ना जाने परीक्षा में पूछा गया है कि ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड किसने बताई थी, किसने मेजर की थी? तो क्या बोलेंगे? ये होगी आपकी, मैंने बोला सबसे तेज ठोस में, ठोस के बाद प्यारे बच्चे द्रव में, और द्रव के बाद किसमें होती है? गैस में। मैं पूछ लूं ठोस में भी सबसे तेज किसमें, तो आप हमेशा क्या कहेंगे? मैं पूछ लूं द्रव में सबसे तेज किसमें, कौन सी गैस में ध्वनि सबसे तेज बहती है? जो तीनों उत्तर बता दे वो आज की क्लास का चैंपियन है। क्लास के बाद में ईमानदारी से लिख देना भैया मैंने तीनों उत्तर बताए थे, दिल खुश हो जाएगा। तो ठोस की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, सबसे तेज एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड। अब तुम अपने उत्तर मैच करना। ठीक है, फिर आता है आपका क्या बोलोगे? निकिल। निकिल में कितनी है? 6040 मीटर प्रति सेकंड है। तीसरा इसमें आता है स्टील यानी कि इस्पात। इस्पात की है आपकी 5960, और भैया लोहा 5950। क्या बोलेंगे? 5950 होता है। ठीक है, अब द्रव में किसमें होती है सबसे तेज? तो द्रव में होती है समुद्री जल में। किसमें? समुद्री जल में होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड, सबसे तेज। दूध बोल दे, चाय बोल दे, समुद्री जल लगाना हमेशा उत्तर। रेलवे ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, रेलवे इन सब से पूछता टिपिकल क्वेश्चन। आपसे इतना टिपिकल नहीं पूछेगा, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए। समुद्री जल के बाद में जो डाल्यूट वाटर है आपका आसूत जल, आसूत जल में होती है प्यारे बच्चे आपकी 1498 मीटर प्रति सेकंड। और गैस में पूछ लेना सबसे ज्यादा किस गैस में? तो हाइड्रोजन में भगा देना ध्वनि को, बोलना भैया हाइड्रोजन में दौड़ेगी। और हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर है इसमें हीलियम। हाइड्रोजन में कितनी है जी? 1284 मीटर प्रति सेकंड, और हीलियम में 987 मीटर प्रति सेकंड होती है। बोलो कोई दिक्कत? बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी मेरे दोस्त को? इन सब से क्वेश्चन बनता है, सबसे। बस तुम लोग इसको आंख बंद करो और बोलो, अभी याद हो गया। तो ठोस में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, द्रव में समुद्री जल, और गैस में हाइड्रोजन में अगर बात करें एल्यूमिनियम में कितनी? 6420, समुद्री जल कितनी? 1531, और हाइड्रोजन में कितनी? 1284 होती है। नेक्स्ट, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? पानी की कठोरता, कि पानी कठोर है या नहीं। कथवन बॉइलिंग करके देखो, आसवन डिस्टिलेशन करके देखो, साबुन से झाग बना के देखो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी एकदम शानदार है। जो प्यारे बच्चे मृदु जल है, क्या बोलेंगे? मृदु जल। जो सॉफ्ट वाटर होता है ना, सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर हमेशा क्या करेगा? ये झाग बना देगा, बनाएगा नहीं। लेकिन जो हार्ड वाटर है, जो कठोर जल है, कठोर जल है, वो कभी भी झाग नहीं बनाएगा, पहली चीज। अब बात करते हैं कि जो अस्थाई कठोरता है जल की, क्या बोलोगे? अस्थाई कठोरता है जो सोडियम और मैग्नीशियम के किसकी वजह से होती है? सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? बॉइल करके, बॉइल कर लो, सिर्फ उबाल लो।
तो अस्थायी कठोरता उबाल करके बॉइलिंग से दूर की जा सकती है, लेकिन प्यारे बच्चे जल में दूसरी कठोरता, स्थायी कठोरता आ गई, जो किसकी वजह से होती है? सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड की वजह से होती है। सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड की वजह से होती है। इसको भैया कैसे दूर करें? क्या बोलोगे? इसको कैसे दूर करोगे? इसके लिए प्यारे बच्चे एसएससी के 4 क्वेश्चन सुन लो। नाम पूछता है सोडियम जियोलाइट विधि लिखना, या तो क्या लिखना? सोडियम जियोलाइट विधि लिखना, या आप लिखना परमुटाइट विधि लिखना। क्या बोलोगे? परम्यूटाइट विधि लिखना, या लिखना आयन विनिमय विधि से। क्या बोलोगे? आयन विनिमय विधि से। और चौथी विधि है आपकी Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि ये है धोने का सोडा। क्या बोलोगे? धोने के सोडा का प्रयोग करके आप स्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। तो बात समझ रहे हो? अगर हम बात करें स्थायी कठोरता, वो है आपकी किससे? क्लोराइड और सल्फाइड की वजह से। ठीक है, उसको दूर कैसे करोगे? सोडियम जियोलाइट, आपका परम्यूटाइट, आयन विनिमय, या चौथा है आपका धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र मत भूलना, Na2CO3 इंटू 10H2O होगा। और स्थायी कठोरता जो सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की वजह से होती है, उसको आप उबाल करके दूर कर सकते हैं। आगे चलेंगे, चलो भाई आगे आएंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति में डायस्टोलिक दाब HgKMS में होता है। बोलेंगे भाई फटाफट से, फटाफट से बताएंगे। सर खाना खा लो। भैया तुम खाओ, टू मच थैंक यू। बोलो भाई एक बार। एक स्वस्थ व्यक्ति का डायस्टोलिक दाब, डायस्टोलिक होता है आपका, क्या बोलेंगे? कम वाला। इसको बोलते हैं हम निम्न। क्या बोलते हैं? निम्न रक्तचाप। क्या बोलते हैं इसको? निम्न रक्तचाप, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। क्या बोलेंगे? लो ब्लड प्रेशर इसको हम कहते हैं। और प्यारे बच्चे सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक हमेशा याद रखेंगे, सिस्टोलिक होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर, HBP, उच्च रक्तचाप। अच्छा, जो रक्तचाप को हम मापते हैं, दाब को, रक्त दाब को जो हम मापते हैं, कौन से यंत्र से नापते हैं? तो याद रख लेना, रक्तचाप मापी। क्या बोलते हैं? रक्तचाप मापी, या इंग्लिश में बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। किससे नापेंगे भैया? स्फिग्मोमैनोमीटर से इसको नापा जाता है। आएंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? कौन सी नीति? मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था, किस वर्ष हुआ था? 2019, 2008, 8 दूनी 16। भूलना मत कभी भी, 2016 में किया था। ठीक है, मौद्रिक नीति होती क्या है जी, और कौन बनाता है? याद रख लेना, मौद्रिक नीति RBI तैयार करता है। कौन तैयार करता है मेरे दोस्त? RBI तैयार करता है। ठीक है, और इस मौद्रिक नीति को तैयार करते समय अध्यक्ष कौन होता है? वो RBI का गवर्नर ही होता है। भैया क्यों करते हैं मौद्रिक नीति को? तो महंगाई से बचने के लिए। एक लाइन याद रखेंगे, क्या? महंगाई से बचने के लिए क्या किया जाता है? ये आपका मौद्रिक नीति, मॉनिटरी पॉलिसी बनाई जाती है। मॉनिटरी पॉलिसी बनाई जाती है। अच्छा, मौद्रिक नीति के लिए प्यारे बच्चे जो समिति बनेगी उसमें कितने सदस्य होंगे? तो क्या बोलेंगे? मॉनिटरी पॉलिसी के लिए, मौद्रिक नीति के लिए जो समिति बनेगी उसमें कितने सदस्य होंगे? तो याद रख लेना 6 सदस्य होते हैं। और प्यारे बच्चे इसमें से 3 और 3 सदस्य RBI से होते हैं, और 3 सदस्य इंडियन गवर्नमेंट से होते हैं, 3 सदस्य भारत सरकार से होते हैं। कभी गलत तो नहीं करोगे? और मौद्रिक नीति समिति जो है ये 6 सदस्यों वाली है। कब से शुरू हुई? इसका गठन हुआ 2016 से। कभी गलत मत करना प्यारे बच्चे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है। बोलेंगे भाई कौन से देश के लिए, कौन से देश के लिए रिजर्व बैंक का कार्य किया है? बोलो भाई, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल या भूटान के लिए काम किया है?
तो सेंट्रल बैंक आप सब जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं और सब कुछ जानते हैं। तो बोले भी फटाफट से कौन से, किसके लिए, तो कहेंगे बर्मा। कुछ बच्चों का आंसर आया श्रीलंका, कुछ का बर्मा आया, कुछ का नेपाल भी आया, तो बर्मा एकदम से इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मैं पूछूं पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के लिए कब तक कार्य किया था, तो 1947 तक तो बर्मा के लिए, और याद रख लेना जून 1948 तक, 1948 तक किसके लिए प्यारे बच्चे, ये पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की तरह, पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। हालांकि आरबीआई खुद एक प्राइवेट बैंक था, आप सब जानते हैं। मुझे बताओ आरबीआई अधिनियम कब आया, आरबीआई एक्ट कब आया था, एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। 1934 में आया, हिल्टन आयोग की रिपोर्ट पर आया। 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन कर दिया गया, 1 अप्रैल 1935 को। 1949 में इसको नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण इसका किया गया। मुझे बताओ प्यारे बच्चे क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, आरबीआई के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या भैया जी 29 है। अगर पूछे कभी भी पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, तो पहले जब इसकी स्थापना हुई तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और प्यारे बच्चे आपसे पूछे कभी भी कि आजादी के समय, क्या पूछ लेगा आपसे, आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे, तो आजादी के समय आप लिखना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है सीडी देशमुख, जो 1943 में जिसको पोस्टिंग मिली थी। क्या बोलेंगे, तो आजादी के समय कौन थे, सीडी देशमुख थे। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां है आरबीआई का, आप कहेंगे भैया हेडक्वार्टर है मुंबई में। लेकिन क्या मुंबई में कब से है, मुंबई में 1937 में। इससे पहले कहां हुआ करता था, इससे पहले 2 साल रहा था ये कहां पर, कोलकाता में। कहां रहा था, कोलकाता में रहा था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे चलो भैया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथकली शास्त्रीय नृत्य है क्या जी, भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य है क्या, ये तो फोक डांस है। क्या है ये, फोक डांस है, लोक नृत्य है ये। शास्त्रीय नृत्य जिनको हम क्लासिकल डांस कहते हैं, क्लासिकल डांस प्यारे बच्चे कितने हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बोल दो। क्लासिकल डांस है भारत में कुल 8, तो कथकली है, कथकली बोलेंगे भैया केरल का हो गया। उड़ीसी है, हाँ जी ओडिशा का हो गया। मोहिनी अट्टम है अगर मैं बोलूं, आप कहोगे भैया जी ये भी कहां का, केरल का हो गया। एक है कथक, और कथक कहां का है, ये यूपी का है। और इसके नाम याद रख लेना प्यारे बच्चे, लच्छू महाराज, कभी मत भूलना, लच्छू महाराज कथक के लिए जाने जाते हैं। और प्यारे बच्चे मणिपुरी की बात करें, ये कहां का है, मणिपुर का ही हो गया। क्या बोलोगे, ये तो भैया मणिपुर का ही हो गया। कौन है, झावेरी बहने। क्या बोलोगे, झावेरी बहने बहुत शानदार डांसर हैं, ये 4 बहनें हैं। अभी एसएससी जेई ने क्वेश्चन पूछा है झावेरी बहनों को कौन सी नृत्य कला के लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे मणिपुरी के लिए। किसके लिए, मणिपुरी के लिए। और मणिपुरी के बाद में कुचिपुड़ी, क्या कहेंगे, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां का है, आंध्रा का है। कहां का है, आंध्रा का है। और प्यारे बच्चे यामिनी कृष्ण मूर्ति, क्या बोलोगे, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है, वो कुचिपुड़ी से है। एक है आपका सत्रिया, सत्रिया कहां का है, असम का। ये सबसे नया है, क्या बोलोगे, सबसे नया जो प्यारे बच्चे शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे पुराना है आपका, क्या बोलेंगे, भारतनाट्यम, ये सबसे पुराना है। भारतनाट्यम कहां का, तमिलनाडु का। इसकी कौन है, मृणालिनी साराभाई हैं, याद रख लेना, मृणालिनी साराभाई। और सत्रिया के लिए जाना जाता है यतिन गोस्वामी को। किसको, यतिन गोस्वामी को। और याद रख लेना मेरे दोस्त, तुम एक बात अपनी कॉपी पे नोट कर लो इस बात को, कि पेपर जो पास होगा ना, पेपर वो जो सिलेक्शन लेगा इन 2 महीने में ना, तो याद रख लेना जब
आपका स्कोर कार्ड आए, मैथ अच्छा स्कोर आएगा बच्चे का, रीजनिंग अच्छा स्कोर आएगा, हिंदी अच्छा स्कोर आएगा। रहेगा बच्चा कहाँ? डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये बात इसलिए नहीं कह रहा आपसे कि आप डरे या क्लास करें, कहीं से भी आप पढ़ते हैं, 3-4 चीजों पे फोकस रखना। सबसे ज्यादा प्यारे बच्चे स्टैटिक जीके पर, स्टैटिक जीके पर फोकस रखना बहुत जबरदस्त, मैं आपको बार बार बताता हूं, ठीक है। क्या बोलेंगे? कितने हो गए आपका? 3 ये कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, भरतनाट्यम, टोटल 8 है। छाप लो और 8 के 8 आपको पता होने चाहिए। भैया ओडिसी की भी बता दो। एक नाम सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह किससे जुड़ी हुई है? ओडिसी से जुड़ी हुई है। मोहिनी अट्टम से हेमा मालिनी, क्या बोलेंगे? हेमा मालिनी जुड़ी हुई है। और बच्चे कथकली से भी मृणालिनी साराभाई जुड़ी हुई है, ठीक है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, दोबारा मेरे दोस्त बताने ना पड़ जाएं। क्या बोलेंगे? क्या दोबारा कभी बताने तो नहीं पड़ेंगे? बोल दो भाई एक बार फटाफट से। कलारी पट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? बोलेंगे भाई फटाफट से। क्या बोलेंगे? कलारी पट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है? और कलारी पट्टू समझ रहे हो? मार्शल आर्ट है, ये वाली। तो ये मार्शल आर्ट किसकी है? तमिलनाडु की, कर्नाटक की, उड़ीसा की, या फिर केरल की है? तो क्या बोलोगे? केरल की है, केरल की है। मल्लखंब कहाँ की मार्शल आर्ट है? मल्लखंब, मल्लखंब एमपी एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है ये। थांगटा कहाँ की है? थांगटा आपकी प्यारे बच्चे मणिपुर की है। छाप लो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी? ओडिशा की होगी पेड़ा अखाड़ा। कौन सी? पेड़ा अखाड़ा कहाँ की है? ये आपकी ओडिशा की है। और अगर हम बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु में होता है ना जल्लीकट्टू उत्सव, तो जल्लीकट्टू मार्शल आर्ट भी है यहाँ पर। जल्लीकट्टू और सिलंबम, क्या बोलोगे? सिलंबम मार्शल आर्ट भी है। कौन सी? सिलंबम। मलखंब पूछा जा सकता, थालगटा पूछा जा सकता। मर्दानी, मर्दानी है आपकी महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र की। परिखंडा मार्शल आर्ट कहाँ की है? ये बिहार की है, बिहार की। अब सुनो मेरी बात को। कलारी पट्टू केरल में है, तो केरल उत्तर में कि दक्षिण में? बोलो भाई फटाफट से। केरल भारत के उत्तर में कि दक्षिण में? तो कलारी पट्टू आपका केरल में है। अब एसएससी का क्वेश्चन सुनो, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन पूछा। जो उत्तर कलारी पट्टू के, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में कलारी पट्टू के जनक कौन है? तो कलारी पट्टू इसके लिए जाना जाता है भगवान परशुराम जी को, कि ये मार्शल आर्ट के बहुत तगड़े ज्ञाता थे, भगवान परशुराम जी थे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट है, फ्लेमिंगो का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? तो बोल लेना प्यारे बच्चे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में याद रख लेना ये लंबा, क्या बोलोगे? ये लम्मा फेस्टिवल। महाराष्ट्र में आपसे पूछे पोला फेस्टिवल, विठोवा फेस्टिवल, ये आपको पहले नहीं बताए मैंने बोला ना नॉन रिपीटिंग रहेगा सब कुछ। और प्यारे बच्चे केरल का त्रिशूर पूरम, क्या बोलोगे? त्रिशूर पूरम कहाँ का है? ये केरल का है। और कर्नाटक की बात करेंगे तो हब्बा और उगादी। उगादी जो है ना, ये एक राज्य में नहीं मनता, बहुत सारों में मनता। इसको बोलते हैं दक्षिण का नववर्ष, ये दक्षिण का न्यू ईयर है। ये आपका तेलंगाना में भी मनता है, ये आपका क्या कहेंगे आंध्र प्रदेश में भी मनता है, ठीक है। नेक्स्ट, द ईका बॉग पुस्तक को किसने लिखा है? द ईका बॉग मेगन मिरांडा ने, जेके रोलिंग ने, रस्किन बॉन्ड ने, या फिर मलाला यूसुफजई ने लिखा है? तो द ईका बॉग बड़ी चर्चित पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आप कहेंगे भैया जी जेके रोलिंग ने। और जेके रोलिंग ने ही लिखा है प्यारे बच्चे हैरी पॉटर को। हैरी पॉटर तो जानते हो, अरे कभी तो थोड़ी ऊर्जा दिखाओ यार। एक आदमी सुबह से शाम तक बोलते बोलते तुम्हारे लिए समर्पण को तैयार है, और तुम थम्स अप करके ये नहीं बता रहे हैरी पॉटर। भैया चश्मे वाला सबने देखा है, बोलो फटाफट से।
कि चश्मे वाला भैया देखा है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तकों की अगर बात आए, मलाला यूसुफजई का लिख लो, वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या बोलेंगे? वी आर डिस्प्लेस्ड, बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। रस्किन बॉन्ड की द ब्लू अम्ब्रेला, क्या बोलोगे? द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक है, ये याद रखेंगे। चलो भाई, रस्किन बॉन्ड अभी एक चर्चित पुस्तक रही है, मैं भी खरीद करके मंगाई है मैंने 2022 में। हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ, क्या बोलेंगे? हाउ टू लिव योर लाइफ। दिखाऊंगा तुमको इसको इंस्टाग्राम पे, फोटो डालेंगे इसका। हाउ टू लिव योर लाइफ, ये किसकी? रस्किन बॉन्ड की बुक है, ठीक है जी। आगे आएंगे। जैम कूम और ब्रायन एक्टन निम्न में से किस मैसेजिंग एप्लीकेशन के संस्थापक हैं? किस मैसेजिंग एप्लीकेशन के संस्थापक हैं? अब आपको की पॉइंट्स दे देता हूं, होमवर्क का रोज देता हूं ना, 1 से 30 तक याद कर लिए। आपको प्यारे बच्चे सारी साइट के संस्थापक पता होने चाहिए। साइट से मतलब है मेरा कि ट्विटर, क्वेश्चन पूछूंगा और मैं आपको करा ही दूंगा किसी दिन। ट्विटर, फेसबुक, जैसे मैं बोलूं फेसबुक 2004 में बना आपसे, मैं बोलूं आपसे इंस्टाग्राम 2009 में बना, मैं आपसे बोलूं कि आपका गूगल 1998 में 1998 में बना, मैं आपसे बोलूं ट्विटर 2006 में बना, यूट्यूब 2005 में बना। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें और इनके संस्थापक पता होने चाहिए। तो ये होमवर्क है। तो क्या बोलोगे? जैम कूम हाइक को बनाया, स्काइप को या व्हाट्सएप को बनाया? तो आप कहेंगे भैया जी व्हाट्सएप को बनाया, और व्हाट्सएप बना था 2009 में, ठीक है। सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहां पर है? बोलेंगे भाई राघव चतुर्वेदी कह रहे गुरुजी आपको कितने सब्जेक्ट आते हैं? आप हर सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आपको नहीं आते? आप बताओ, आप भी तो जानते हो, आप परीक्षा में जाएंगे आपको कितने सब्जेक्ट आप जान करके जाएंगे? आप कहोगे आप सारे। आप जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं उसके अलावा तो मैं कोई सब्जेक्ट शायद नहीं पढ़ाता हूँ। अभी तो मैंने आपको सोशलॉजी भी नहीं पढ़ाई, अभी मैंने आपको मनोविज्ञान भी नहीं पढ़ाया। तो क्या बोलोगे? जितना तुम जानते हो उन तुमसे मैं थोड़ा ही जानता हूँ, कम ही जानता हूँ तुमसे, ठीक है। असली हीरो तो तुम हो मेरे दोस्त। 2 महीने में आप तैयारी शुरू करके जबरदस्त प्रदर्शन करोगे। हमारी तो लंबी मेहनत है, लंबी मेहनत है, तुम शानदार हो। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहां पर है? भैया आपको याद कैसे रहता है इतना? एकमात्र टेक्निक स्कैन टेक्निक। पर्चा ऐसे रखो, पिछला क्या रखा है मैं बता दूंगा तुमको, पीछे भी क्या लिखा है। बोलो भाई, क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय नेपाल, स्विट्जरलैंड, भूटान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो क्या बोल दूं भैया? स्विट्जरलैंड कह दे? ठीक है जी। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, कभी मत भूलना, क्या कहेंगे? वॉलीबॉल। भूटान क्या तान दो? तीर तान दो जी, तीर तान दो, उसकी तरफ तीर तान दिए। ऑस्ट्रेलिया का तो आप जानते हैं प्यारे बच्चे, क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है जी। आओ भाई, कुछ स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। ये हॉकी का हो गया। मैं पूछूं ICC का कहां पर है? तो आप कहेंगे दुबई में है जी। कहां पर है? दुबई में। मैं बोलूं एशियन क्रिकेट काउंसिल का कहां है? ACC का? तो आप कहेंगे कोलंबो में है। कहां पर? एशियन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। मैं आपसे पूछूं फीफा का मुख्यालय कहां पर है, जो फुटबॉल के लिए सर्वोच्च संस्था है? तो ज्यूरिख में है। कहां पर है? ज्यूरिख बोले तो स्विट्जरलैंड में है। समझना मेरी बात को, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और प्यारे बच्चे फीडे जो चेस के लिए है, किसके लिए? चेस के लिए, ये कहाँ है? ये लुसाने में है। अब देखो खेल तो भैया, खेल तो देखो। अब मैं पूछूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, आप कह देना लुसाने में है। मैं पूछूं आपसे प्यारे बच्चे किसके लिए? आपका AIBA जो आपका किसके लिए? बॉक्सिंग के लिए, कहां पर है? लुसाने में है। मैं पूछ लूं गोल्फ के लिए सर्वोच्च संस्था है IGF, कहां पर है जी? आप कहेंगे लुसाने में। क्या बोलोगे? कहां पर है भैया जी? लुसाने में। बाकी सब लुसाने में। ICC दुबई, ACC कोलंबो, फीफा ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, फीडे लुसाने, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है आपका IBA, जो बास्केटबॉल के लिए IGF, जो गोल्फ फेडरेशन है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, कहाँ है? लुसाने में है, ठीक है जी। आगे आएंगे। हाल ही में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ पर मनाया गया है? अमूर फाल्कन बाज की एक प्रजाति है प्यारे बच्चे, और सबसे देर तक उड़ता है, ये चैंपियन है।
ये कौन है? ये चैंपियन, ये सबसे देर तक उड़ता है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में या फिर हरियाणा में, तो आप कहेंगे मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर में ही प्यारे बच्चे संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। संगाई। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी आपका मणिपुर में। हरियाणा की अगर बात करो तो बता देना आप लोग। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मांडू फेस्टिवल मनाया जाता है, मांडू। ठीक है। और मालवा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी हरियाणा में। प्यारे बच्चे सूरज कुंड उत्सव मनाया जाता है, जो मेला भी लगता है, सूरज कुंड। ठीक है, ये याद रख लेना। बिहार में सामा चाकेवा याद रख लेना। क्या बोलोगे? सामा चाकेवा याद रख लेना, बिहार का। और बिहुला, देखो बिहुला पर बहुत बच्चे गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि बिहू का हम संबंध समझते हैं किससे? असम से। तो एक बार बोलो, बिहू तो असम का है, लेकिन बिहुला कहाँ का है? ये बिहुला कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट आगे आएंगे। अंतिम प्रश्न है आज का। हाल ही में स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? नताशा पार्क मूसर चुनी गई हैं। कौन? नताशा पार्क मूसर चुनी गई हैं। और प्यारे बच्चे, आज का होमवर्क है कि स्लोवानिया की जो कैपिटल है वो क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत ध्यान से क्लास से जुड़े रहेंगे प्यारे बच्चे। और जुड़े रहना। बच्चा पूछ रहा है सर जी स्टैटिक जीके कहाँ से करें? सुनो मेरी बात, जिन बच्चों को स्टैटिक जीके ये है ना कि कहाँ से करें, जिनके पास कोर्स नहीं है, तो याद रख लेना प्यारे बच्चे, एसएससी सीजीएल के नाम से, एसएससी सीजीएल, ठीक है, स्टैटिक बाई नवीन, ये देख लेना। ये यूट्यूब पर मैंने क्लास करा रखी है, हर रोज 12 बजे मैं कराता भी हूँ प्यारे बच्चे। लाइव जुड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ तेज बढ़ा करके पिछली वीडियो से देखे। अभी मैं इसकी 26वीं वीडियो पर हूँ, 26वीं वीडियो पर। तो आप आराम से, जो बच्चे यूट्यूब के हैं, एप्लीकेशन में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, एप्लीकेशन में मैं पढ़ाऊंगा ही, और बाद में शायद निर्णय लूँ तो ऐसा भी हो सकता है आपको यूट्यूब पे ही वो स्टैटिक जीके करा दी जाए, वो देख लेंगे कैसे होगा उसका, जैसे ठीक डिसीजन निकल करके आएगा ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप उसको करते चलो, खत्म करते चलो। डेली 2 वीडियो, 1 वीडियो भी करोगे तो बहुत शानदार कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। तो मेहनत आपको करनी है, यूट्यूब पे सब कुछ है, एवरीथिंग है। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।